हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का। ये हम अपनी तरफ से सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने केमिस्ट्री का पढ़ाया था, ये सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन। ठीक है, गति। तो आज हम लोग गति में देखेंगे। ये शायद 8वां चैप्टर है हमारे पास में एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले देखते हैं गति होता क्या है। तो देखिए, हम पहले से इसकी डेफिनेशन लिख चुके हैं यहाँ पे कि वस्तु का समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर वो समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन या लोकेशन चेंज हो रही हो, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, मोशन में है, यानी वो वस्तु क्या है, गतिमान है। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ते समय सारी चीज़ें एग्जाम्पल से रिलेट करके चलेंगे, तो हमको बातें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे कि अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम लोग सड़क पे कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, या हम लोग मान लीजिए बस पे बैठ के कहीं पे जा रहे हैं। तो बस पे जब हम लोग चलते हैं, तो अगर बस से हम लोग बाहर की तरफ देखें, बस से बाहर, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, पीछे की तरफ गति कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई आदमी बस के नीचे, कह सकते हो सड़क के किनारे खड़ा है और वो देखता है बस को, तो वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे बस आगे की तरफ चल रही है और बस में जितने भी हमारे पास में यात्री बैठे हुए हैं वो सब आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर दो अलग अलग लोगों को अलग अलग एहसास या कह सकते हो अनुभूति क्यों हो रही है। जो अंदर बैठा है उसको लग रहा है कि सारी चीज़ें पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रही हैं, जो बाहर है उसको लग रहा है सब कुछ आगे की तरफ जा रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक रेफरेंस के साथ लिया जाता है। कभी भी गति को हम लोग किसी एक निर्देश बिंदु से लेते हैं या मूल बिंदु। तो ध्यान दीजिएगा, गति पढ़ते समय हमको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, निर्देश बिंदु, या इसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं निर्देश बिंदु या मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गति को समझने के लिए। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में सही से पता नहीं है तो आप गति को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, रेफरेंस पॉइंट कहने से मतलब क्या था हमारा। जैसे अगर हम बात करें, जो आदमी बस के अंदर था, ठीक है, वो बाहर देख रहा था, तो बाहर की चीज़ें कह सकते हो पेड़ पौधे जो आसपास सड़क किनारे लगे हुए थे वो सब पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो उसके रेफरेंस में था। ठीक है, वो बाहर को देख के उसको ऐसा लग रहा था, वो बस के रेफरेंस में देख रहा था उसको। लेकिन अगर जो बाहर बस के नीचे सड़क के किनारे खड़ा था आदमी, वो देख रहा था जो आगे की तरफ जा रहा था, तो वो अपने रेफरेंस में उसको बस को देख रहा था कि उसके सापेक्ष में क्या हो रही थी, बस आगे की तरफ जा रही थी। और जो बस में था वो बस के सापेक्ष देख रहा था कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, कि जैसे अभी हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, मान लो एक रेलगाड़ी है हमारे पास में इस तरीके से, और रेलगाड़ी में दो आदमी हैं यहाँ पे। ठीक, और ये रेलगाड़ी इस साइड, कह सकते हो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, मान लो ईस्ट के साइड इस तरीके से मूव कर रही है। जब ये रेलगाड़ी ईस्ट की साइड मूव कर रही है, तो आप देखेंगे, मान लो एक यहाँ पे स्टेशन है। ठीक, ये क्या है, स्टेशन है। तो स्टेशन पे भी मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है इस तरीके से। तो दो हमारे पास में रेलगाड़ी के अंदर आदमी है, एक आदमी स्टेशन पे है। अब अगर इस आदमी को, जो रेलगाड़ी के अंदर है, वो स्टेशन वाले आदमी को अगर देखेगा, तो उसको कैसा लगेगा कि ये आदमी पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। और अगर स्टेशन वाला आदमी इस गाड़ी वाले आदमी को देखेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी वाला आदमी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो दोनों में ऐसा लगेगा कि ये सोचेगा कि ये गति कर रहा है और ये सोचेगा ये गति कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसी दोनों जो ट्रेन के अंदर हैं बात करें इनकी, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं करेगा कि तुम गति कर रहे हो या तुम गति कर रहे हो, यानी कि ये दोनों आपस में, इनको ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि ये दोनों मोशन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, लेकिन मोशन यहाँ पे हो रहा है। तो रेफरेंस अगर हम स्टेशन वाले आदमी को लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मूव कर रहा है, लेकिन अगर रेफरेंस यानी निर्देश बिंदु हम इसी ट्रेन वाले आदमी को लेते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो इसी से हमारा रिलेशन था, हमारे पास में क्या रिलेशन था कि रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे जैसे बाहर बस के रेलगाड़ी के अंदर वाले आदमी को नहीं लग रहा है कि ये मोशन हो रहा है, लेकिन बाहर वाले को लग रहा है मोशन हो रहा है। अब कोई और आदमी है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सारी चीज़ें पृथ्वी पे, जैसे कहीं पे टेबल रखा हुआ है, तो टेबल रखा हुआ है तो हम लोग कहेंगे क्लास में टेबल मान लो रखा है या बेंच है, तो बेंच हम लोग कहते हैं क्या है, स्थिर है, मोशन नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम लोग उसको अर्थ से बाहर जाके देखें,
या कोई भी चीज़ वहाँ कुछ दूर से देखें, ठीक है, जैसे अर्थ है, हम लोग जानते हैं अर्थ क्या करता है, रोटेट करता रहता है सन के राउंड। तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हुई वो सब तो मोशन कर रही हैं। यानी अगर कोई अर्थ स्पेस में जाके देखे तो वो चीज़, जो चीज़ें हम अर्थ पे कर रहे हैं जो कि स्थित है या स्थिर है, वो चीज़ें अगर हम स्पेस से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो भी मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय हमने रेफरेंस ले लिया है पूरी अर्थ को, अर्थ के चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसको हमने रेफरेंस लिया, तो हमको ऐसा लग रहा था अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है तो सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। लेकिन जब हम अर्थ पे आ गए, स्पेस से जब अर्थ पे आ गए, तब हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो चेयर थी वहाँ पे वो मूवमेंट नहीं कर रही है या मोशन नहीं कर रहा है वो। तो इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़, कभी भी गति अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा। बिना रेफरेंस के हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये मोशन क्या होता है। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास में कि ये जो मोशन है, जो हमारे पास में गति है, ये गति कई तरह की हो सकती है। आप लोग इसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो गति कई तरह की हो सकती है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेके बताते हैं। जैसे हो सकती है कि गति सीधी रेखा में हो रही हो, ठीक है, सीधी रेखा में गति हो सकती है। सीधी रेखा गति को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी तरीके से दूसरी टाइप के अगर हम लोग देखें तो वृत्तीय गति हो सकती है कहीं पे, ठीक है, कोई चीज़ गोल गोल घूम सकती है, वृत्तीय गति, ठीक है, या वृत्तीय पथ पे इसको लिख सकते हो, वृत्तीय पथ पे, यानी इसको बोल सकते हैं वृत्तीय मतलब सर्कुलर पाथ पे मोशन हो सकता है। तो हम बता रहे हैं मोशन किस किस तरह का हो सकता है। सीधी रेखा में हो सकता है इस तरीके से, वृत्तीय पथ पे से सर्कल में हो सकता है, और क्या हो सकता है, घूर्णन गति हो सकती है, ठीक है, घूर्णन पाथ पे हो सकता है, घूर्णन गति। घूर्णन को क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन या रोटेशन। कोई चीज़ रोटेट होगी तो अभी उसको हम कहेंगे कि वो मोशन कर रही है, ठीक। चौथा अगर हम लोग देखें तो कंपन हो सकता है, कंपन को भी हम लोग गति बोलते हैं, ठीक है, कंपन को क्या है, नहीं वाइब्रेशन। तो ये सारे और भी कई तरह के हो सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको बताया। कोई चीज़ सीधी रेखा में गति कर सकती है, एक वृत्त में गति कर सकती है, घूर्णन कर सकती है किसी चीज़ की, या कर सकते हो जैसे ये, ठीक है, ये इस तरीके से मोशन हो रहा है ऐसे, तो ये घूर्णन गति है। और कंपन गति वाइब्रेशन भी हो सकती है, उसमें कंपन हो रहा है कहीं पे तो उसको भी हम लोग गति में काउंट कर लेते हैं। या ये अकेले हो सकते हैं, या हो सकता है कोई दो गति साथ में हो, जैसे ये वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों साथ में भी हो सकती है। ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने, हमारा जो अर्थ है, अर्थ क्या करता है, पृथ्वी हमारे पास में दो मोशन साथ में रखता है। सन है यहाँ पे, सन, तो सन के अराउंड क्या कर रहा है, यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा है, ये मान लो अर्थ है हमारे पास में। तो अर्थ तो एक तो इसके चारों तरफ, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एक खुद भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अपने आप। तो देख रहे हो अर्थ कौन सा मोशन कर रहा है, एक तो सर्कुलर मोशन, एक तो रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे देख रहे हो कोई एक वस्तु दो अलग अलग मोशन भी कर सकती है, दोनों साथ भी कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से मोशन कई तरह का होता है। हमने यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया कि मोशन कितनी तरह का हो सकता है। यहाँ पे हमको ये पढ़ना तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया थोड़ा सा। अब हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वो हमें पढ़ना है कि सरल रेखा में गति, या इसी को हम लोग बोलते हैं सरल रेखी गति। तो देखो सरल रेखी गति जो हमको पढ़ना है टॉपिक, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सरल रेखी गति, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जितने भी सवाल होंगे बीच बीच में, जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे ही आर्टिकल हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद जो उसके सवाल होंगे हम उसको बता देंगे, और लास्ट में एक्सरसाइज के सवाल भी बता देंगे। तो जो सरल रेखा में गति है इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन, या कह सकते हो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे दोनों साथ साथ इसलिए लिखते हैं जैसे हमको लगता है यहाँ पे यूपी बोर्ड, हम ज़्यादातर ये मान चलते हैं कि यूपी बोर्ड के बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको कोई भी इसमें दिक्कत ना हो कहीं पे कुछ समझने में, इसलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश भी लिख देते हैं, इसलिए टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होता है। फिर भी आप इंग्लिश में इसीलिए हम लिखते हैं, और थोड़ी कुछ चीज़ें हम इंग्लिश में इसीलिए बोल देते हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों को कोई परेशानी ना हो यहाँ पर, और समझाते समय हम हिंदी में ही बताएंगे इस तरीके से सब कुछ। तो देखो हमको पढ़ना क्या है, सरल रेखा में गति या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि कोई भी मोशन होगा वो एक लाइन में होगा। वो लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए।
मान लो कोई, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से फिर बात करेंगे, क्योंकि फिजिक्स बिना एग्जाम्पल हम लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हम हर एक कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो जैसे सरल रेखा में गति हम बता रहे हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन होगा। जैसे कोई हमारे पास मान लो कोई व्यक्ति था या कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे है ओ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में वो यहाँ पे था, अब वो मोशन करना स्टार्ट किया, गति करना स्टार्ट किया, और गति करते 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 यहाँ पे आ गया, मान लो इस पॉइंट पे आ गया वो, और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास में ए है, और ये पॉइंट ए इस ओ से 20 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पे है? 20 मीटर की दूरी पे। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से इसने मोशन किया, ओ से ए तक आया और ए की दूरी 20 मीटर थी। थोड़ा सा और उसने मोशन किया और आगे बढ़ा, और वो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया, और ये जो बी पॉइंट है ये पूरा का पूरा हमारे पास में, यहाँ ओ से अगर हम इसकी बात करें तो ये मान लो हमारे पास में 40 मीटर है। बात को समझना आप, यहाँ पे ये हमारे पास में 40 मीटर है, और फिर से वो बी से वापस चला गया, ठीक है, बी से फिर से वापस आया, और वापस आने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, और हम कह रहे हैं ये पॉइंट हमारे पास में सी है, ठीक। तो इस पॉइंट पे पहुंचा, और ये पॉइंट ओ से हमारे पास में 10 मीटर की दूरी पर था, ठीक। तो इतनी चीज़ें हमने बताया। गया कहाँ कहाँ वो, ए से गया है, सॉरी ओ से गया है ए से गया बी के पास, और बी से फिर गया सी के पास, और कौन जी, ये जो हमारे पास में ओ से जिसकी कितनी कितनी दूरी है उसको भी हमने उसके नीचे लिख दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर है, ध्यान देना, ओ से सी की दूरी 10 मीटर। अब यहाँ पे कुछ बातें हम आपसे करते हैं, जैसे अगर आपसे हम पूछें कि वो कुल कितनी दूरी तय किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दो चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी, सरल रेखा में गति को पढ़ते समय हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे दूरी, और दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं विस्थापन। दूरी और विस्थापन जो होती है हमारे पास में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी हम डिफरेंस सब बाद में देख लेते हैं। मान लो अगर आपसे पूछा गया कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई कहता है कि कुल कितनी दूरी तय की, कुल दूरी आपसे कोई पूछने लगे, तो दूरी क्या है कुल, कि वो पहले ओ से गया ए तक, ठीक, तो हम लिखेंगे ओ ए की दूरी, प्लस ए से गया बी के पास, तो यानी ए से बी की दूरी, प्लस फिर बी से आया वो सी तक, यानी बी से सी की दूरी, ये इसकी कुल दूरी होगी। अब ये हम देखते हैं कि ये दूरी आखिर है कितनी, तो यहाँ पे देखें, अगर ओ से ए की दूरी देखें तो यहाँ पे ओ से ए 20 मीटर, प्लस ए से बी देख रहे हो, ये पूरी की पूरी 40 है, और यहाँ से यहाँ तक 20, तो बचा 20, ये भी 20 मीटर, प्लस बी से सी, ये पूरा का पूरा 40 था, और ये सी से ओ की दूरी 10 मीटर है, यानी माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 30, तो 30 मीटर। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये 70 मीटर की दूरी तय किया आदमी। अब इसको हम 70 मीटर इस तरीके से कर दिए, या एक और तरीका था कि ओ से बी तक डायरेक्ट हम मान लेते कि ओ से बी तक 40 है, और प्लस बी से फिर से सी तक आते तो 30, 40, 30, 70, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में दूरी हो गई। लेकिन आपसे अगर कोई विस्थापन की बात करे, ठीक है, अगर आपसे कोई कहेगा कि इसका विस्थापन क्या है, तो विस्थापन क्या है, विस्थापन अगर हम लोग यहाँ पे देखने लगें तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, और ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट हमारे पास में ओ था, और फाइनल पॉइंट ओ सी पे आके रुक गया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितनी दूरी है, 10 मीटर। तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि इसका विस्थापन कितना है, 10 मीटर है। तो ये विस्थापन और दूरी हो गई। अब दूरी और विस्थापन में ही हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, आप देखिए, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। देखो, जैसे दूरी है और विस्थापन है,
मात्रक अगर दोनों की बात करें, मात्रक, तो मात्रक इसका भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। ठीक, मात्रक दोनों का मीटर है हमारे पास में, दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर है। दूरी क्या होती है? कुल कितना हम लोग चले, कुल हमने कितना तय किया सफ़र, उसको हम लोग दूरी बोलेंगे। और विस्थापन क्या कहलाएगा? हम लोग प्रारंभ में कहाँ थे और अंत में कहाँ पहुँचे, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। यानी प्रारंभिक हमारा जो बिंदु होगा और अंतिम बिंदु जो होगा उसको हम लोग विस्थापन बोलेंगे, उसके बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को। और जो दूरी होगा हमारे पास में वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हम लोगों ने कितना उसमें पूरा का पूरा पथ, यानी पूरा का पूरा कितना हम लोगों ने तय किया, ठीक है, जो भी हमारे पास में दूरी होगी उसको हम लोग दूरी बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं, और इसका एग्जाम्पल और अंतर का हम देखें तो मीटर मीटर दोनों हैं, यानी सिमिलरिटीज़ हो गई है। अब अंतर और देखें अगर हम लोग, तो दूरी जो होता है हमारे पास में वो विस्थापन जो होता है हमारे पास में शून्य हो सकता है। अगर कोई आदमी मोशन कर रहा है तो उसका विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी हमारे पास में शून्य नहीं हो सकती अगर वो गति कर रहा है या मोशन कर रहा है तो। ठीक, और अगर बात करें हम लोग इन दोनों की, तो इसमें जो होता है हमारे पास में ये एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, ये स्केलर है हमारे पास में, लेकिन ये जो हमारे पास में है विस्थापन, ये सदिश राशि है, यानी ये वेक्टर है। अब देखो, वेक्टर और स्केलर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब, स्केलर का मतलब होता है हमारे पास में केवल और केवल यहाँ पे परिमाण होगा। ठीक है, और इसमें स्केलर वेक्टर का मतलब होता है परिमाण और दिशा दोनों होगी, यहाँ पे साथ में परिमाण भी होगी और दिशा भी होगी, मतलब समझना दोनों का। जैसे कहीं पे हम लिख दें 10 मीटर, तो 10 मीटर का मतलब होता है कि केवल इसमें 10 मीटर है, यानी ये हमारे पास में केवल परिमाण है। 10 जो है हमारे पास में परिमाण है और ये इसका मात्रक है, तो परिमाण केवल होगा तो वो हमारे पास में अदिश राशि होगी। और अगर हम यहीं पे लिख दें 10 मीटर पूर्व की तरफ, ठीक है, जब पूर्व की तरफ हमने यानी दिशा दे दिया, इसको एक डायरेक्शन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन हमेशा दिशा की तरफ होता है, यानी इसका कोई ना कोई फिक्स डायरेक्शन होगा, जबकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती। हम बोल दे 10 मीटर तो इसका मतलब वो दूरी है, और कह दे 10 मीटर पूर्व की तरफ, इसका मतलब वो विस्थापन को डिनोट कर रहा है। और दोनों का जो मात्रक होगा वो मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है, बस जरा सा इसमें डिफरेंस है, एक में डायरेक्शन है एक में डायरेक्शन नहीं है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में बात कंप्लीट हुई। अब हम कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं। जैसे एक आदमी है, अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, मान लो 40 मीटर की डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ गया और वापस यहीं पे आ गया, ठीक है, वापस यहीं पे आ गया, तो आपसे पूछी जाएगी कुल दूरी कितनी हुई? तो दूरी एक बार गया यहाँ पे 40 मीटर प्लस एक बार आया वहाँ से वहाँ इनिशियल पॉइंट पे, तो कितना हो गया? 40 और 40 80 मीटर, तो 80 मीटर कुल दूरी हो गई उसकी। लेकिन अगर आपसे विस्थापन की बात की जाएगी तो विस्थापन क्या होगा उसका? विस्थापन जो होगा हमारे पास में प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभ में भी यही था और अंत में भी यहीं पे वापस आ गया, यानी कहीं वो गया ही नहीं, यानी इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो विस्थापन तो 0 हो गया। यानी आप कह सकते हैं विस्थापन 0 हो सकता है। और एक चीज़ कि विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यानी अगर कोई आदमी यहाँ पे है और वो यहाँ से यहाँ चला जाए, 10 मीटर की दूरी तय कर ले, ठीक है, तो इसका अगर दूरी बात करें तो 10 है, 10 मीटर, और विस्थापन की बात करें तो वो भी 10 मीटर है, ठीक है, वो भी 10 मीटर है, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये है, बीच की दूरी 10 मीटर है। तो दूरी और विस्थापन दोनों समान हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी हम दूरी तय करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो विस्थापन भी बढ़ेगा, और आगे जाएंगे तो जितनी दूरी बढ़ेगी उतना विस्थापन बढ़ेगा। लेकिन अगर हम वापस चले आएँ तो विस्थापन तो कम होता चला जाता है वापस आने पे। अगर लीनियर स्ट्रेट मोशन है, वापस आने पे विस्थापन तो कम होगा, लेकिन हमारे पास में दूरी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा हमने आपको कुछ अंतर बताए और कुछ सिमिलरिटीज़ बताई। अब यहाँ पे एक हमारे पास में सवाल है एनसीईआरटी का, इसी के आगे जस्ट आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये सारी जितनी चीज़ें आपको पढ़ाए, उसके बाद एक सवाल है, हमने इसको लिख लिया है क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसके लिए इसको हमने स्किप कर दिया। तो सवाल क्या था कि एक किसान 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद
किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो एक कराई एक फार्मर है, वो उसका एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, स्क्वायर एक उसका खेत है, और इस खेत की भुजा कितनी है 10 मीटर। वर्ग है तो भाई 10 मीटर सब होंगे, सारे के सारे 10 मीटर होंगे, ठीक। कराया कि 10 मीटर भुजा वाली उस वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर यानी अगर ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करने पे 40 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा लगा ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करें कि 40 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, 40 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कुल दूरी क्या होगी 10 मीटर, यहाँ गया, फिर 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, तो 10 10 20 10 30 10 40, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया। करा कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो हम ये पता कर लें कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो आखिर कितना मीटर चला होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 40 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर हमने निकाल ली कि 40 मीटर हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब 1 सेकंड में अगर हम बात करें, 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी 40/40 बराबर क्या होगा 1 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा है। बात को समझिएगा आप, कुल 40 सेकंड उसको लगे थे, ठीक है, एक चक्कर लगाने में, और 40 मीटर ही था पूरा का पूरा, तो 1 सेकंड में एक चक्कर चला, सॉरी 1 सेकंड में 1 मीटर चला वो। तो अब कराए कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो हम निकाल लें कि 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी बराबर क्या होगा। देखो 2 मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 सेकंड ये और 20 सेकंड ये एक्स्ट्रा, कुल मिला के कितना हो गया 140 सेकंड, यानी वो 140 सेकंड क्या कर रहा है, चल रहा है। तो हमने अभी बताया कि 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो 140 सेकंड में कितना चलेगा, तो 140 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा 140 मीटर। तो 140 मीटर हमारे पास में टोटल वो चलेगा इतने टाइम में। अब 140 मीटर चलेगा तो एक चक्कर उसको लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ता था, इसको लिख लें, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 40 मीटर, ठीक है। तो 140 मीटर में चक्कर की संख्या बराबर क्या होगा 140/40, कट करो इसको, आ जाएगा 4 3 जा 0.45 3.5, ठीक है। तो 3.5 चक्कर लगाएगा, यानी 3.5 चक्कर लगाएगा वो, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब 3.5 चक्कर में क्या होगा 1 2 3 और आधा मतलब कुल 40 था तो 20 केवल यहाँ तक आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 3.5 चक्कर में। फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, जब 140 सेकंड उसके पास कुल था, 1 सेकंड में 1 मीटर जाता था, तो 140 सेकंड में 140 मीटर जाएगा। 140 मीटर यानी 40 मीटर जाएगा तो एक चक्कर हो जाएगा, फिर 40 फिर एक चक्कर, फिर 40 फिर एक चक्कर, ऐसे 3 बार 40 करेगा तो 120 मीटर तो ऐसे खत्म। फिर 20 मीटर बचा तो ये यहाँ और यहाँ, आप डायरेक्ट भाग देके भी निकाल सकते हैं, 3.5 चक्कर आएगा। तो 3.5 जो चक्कर है ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब हमको विस्थापन निकालना है। हमने बताया था विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये प्रारंभिक था और ये अंतिम है, इसके बीच की दूरी यही है विस्थापन। हमको ये पता करना है कि इसकी दूरी कितनी है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से अगर हम इतना देखें तो ये एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है हमको इतना, और त्रिभुज में हम लोग जानते हैं ये कर्ण की तरह दिख रहा है। तो अब कर्ण को हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमारे पास में आधार है, ये लंब है, ये कर्ण निकाल सकते हैं। यानी अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ए सी का स्क्वायर AC बराबर क्या होगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो मैथ से हम लोग निकाल सकते हैं। √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये 10 मीटर ये 10 मीटर, इसको निकाल सकते हैं, इक्वल टू √200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√2, और √2 का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.41 से,
तो ये 14.1 मीटर आएगा विस्थापन। तो विस्थापन आ गया 14.1 मीटर। तो ये हमारे पास में एक सवाल था, इसलिए इसको हमने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक।